बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, बड़ा फैसला आ गया। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि किसी भी फॉर्म में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 90 दिन की वो डेडलाइन जो कि तहलील के बाद शुरू हो गई थी, उसके अंदर अंदर इंतखाबात कराना होंगे। पंजाब की और KPK की असेंबली तहलील करने के बाद एक अजीबो गरीब सी टग ऑफ वॉर शुरू हो गई थी, जो कि सियासी टग ऑफ वॉर से तब्दील होकर आईनी कशीदगी और पेचीदगी तक पहुंच गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती थी या नहीं कर सकती थी से लेकर बहुत सारे सवालात उठाए गए कि क्या प्रेसिडेंट तारीख दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। बहुत बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जिसके अंदर आइन बहुत वाजे होते हुए भी सवालात इबहम पाए जा रहे थे। तारीख किसने देनी है, सबसे बड़ा सवाल तो पाकिस्तान की जो इस तमाम कुछ एक आधे हफ्ते से जो सूरत हाल चल रही थी उसके अंदर यही पाया जा रहा था कि तारीख आखिर देनी किसने। और जब भी हम सवाल पूछा करते थे, गवर्नर साहब से पूछे तो गवर्नर साहब कहते थे कि जी ECP ने देनी है, ECP से पूछे तो ECP कहता था कि हम लोग इन अकॉर्डेंस एंड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ये देंगे। गवर्नमेंट से पूछते थे, कहते थे हमारा तो काम ही कोई नहीं है, तो ECP का काम है, आप हमसे पूछे भी ना। सो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब सी थी, सवाल बहुत सारे थे, जवाब बहुत कम थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के अंदर ये जवाब देने की पूरी जो है वो कोशिश की है। इसके अंदर पैरा नंबर 14 है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। कहते हैं कि इट इज फर्दर डिक्लेयर्ड एंड डायरेक्टेड एज फॉलोज इन द relation to the matters before the court. In ordinary circumstances, the general election of the Punjab Assembly ought to be held on 9th April, the date announced by the President in terms of the Order 22/2023. However, we are informed that on account of the delay in the emergence of the date for the holding of general elections, it may not be possible to meet the 90-day stipulated by the Constitution. जो डेडलाइन रखी गई है उसके अंदर शायद मुमकिन ना हो, तो इसलिए हमें ये बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पैरा नंबर 14 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख लिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़, और इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है इस टाइम पर हुकूमत की तरफ से। अच्छा, एक फुटनोट है, उस फुटनोट में कहा जा रहा है कि जी इनिशियली a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges dissociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench, wide order 27/2/2023. The decision of the aforementioned 2 honorable judges dated 23rd February 23 form part of the record of this case. इसका मतलब ये है कि एक जो स्टैंड लिया जा रहा है, जो कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा, मेरे ख्याल में हमारे पास वो शॉट भी पड़ा होगा, मैं थोड़ी देर में चलाती भी हूँ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जी कि देखें यहाँ इसमें बेसिकली 7 जजेस थे, 2 जजेस को तो वैसे साइड पे कर दिया गया प्रेजुडिस की वजह से, और जो 2 जजेस थे उनका फैसला अगर करें तो ये 4-3 का फैसला बनता है। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर फुट नोट के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, तो क्या फिर भी इसको 4-3 का फैसला लेगी हुकूमत, या फिर ये 2-3 का फैसला होगा? सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस के अंदर आज जो रिमार्क्स थे वो मैं आपके सामने रखूंगी, स्पेशली आर्टिकल 184(3) के हवाले से, जिसको इस्तेमाल करने के लिए नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम किरदार भी रहा है। 92 के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो इख्तलाफी नोट थे उनको सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगी कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात नहीं है। अदालत को अपना आर्टिकल 184(3) का इख्तियार ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामले पर आज खुद नोटिस नहीं ले सकती है। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट 3 दिन में इंतखाबात की दरखास्तें निपटाएं। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोटिस से इत्तफाक करते हैं, इंतखाबात पर आज खुद नोटिस की दरखास्तें मुस्तरद करते हैं। इस मामले पर आज खुद नोटिस भी नहीं बनता है। दैट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सारी सूरत हाल के बाद अभी तक जो है वो इमरान खान साहब थोड़ी देर पहले तक खिताब कर रहे थे और उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली। एक बड़ी वाज़ेह तौर पर अनाउंसमेंट ये आई है कि जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि जी हम अपनी जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो डिसीजन आना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या जो अचीव हम करना चाह रहे थे इस जेल भरो तहरीक से, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अचीव हो गया है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सराहा भी है कि जी बड़ा कानून की बालादस्ती के लिए आपने बहुत अहम काम किया। अब आर्टिकल 184(3) की जिसकी बात की जा रही है वो कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है क्या। 184(3) कहता है without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental rights conferred in Chapter 1, जो कि है ही fundamental rights का,
of part 2 is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1992 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक केस जो पेंडिंग था ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर, उसको लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर फैसला भी लिया था. मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, सारी जानी मानी शख्सियात, मैं उनका तारुफ आपसे कराई देती हूँ. सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं, जाने माने वकील भी हैं और इस पूरे केस में पेश आपको नजर भी आए. बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. प्लेजर हैविंग यू. फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर भी हैं और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कानूनी मामलात के अंदर बड़ी अहम मुशावरत का हिस्सा भी रहते हैं. बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया. जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में फ़ोन कॉल पर और हामिद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन कॉल पर थोड़ी देर में. और इसके साथ साथ टाइम टू टाइम हमें आपको बाकी जो गेस्ट होंगे उनसे भी अपडेट करते रहेंगे. लेकिन सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी. हुकूमत ने एक स्टैंस लिया और बड़ा अजीबो गरीब सा स्टैंस है. स्पेशली ये फुटनोट पढ़ के मुझे ज़रा हैरत हो रही है कि ये स्टैंस लिया क्यों है. ये कह रहे हैं कि ये बेसिक फैसला जो है ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है. जब अदालत ने अपने फैसले के अंदर ये लिख दिया कि ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, दोबारा से बना है, तो फिर किस तरीके से हुकूमत ये स्टैंस ले रही है कि नहीं जी ये 4-3 का फैसला. ये जो मिनॉरिटी डिसीजन है उससे कंफ्यूजन पैदा होता है. वो किसी ने एक पेज मुझे भिजवाया और उसका वो एक फुट नोट जो है, इसको अगर पढ़ें तो शायद इसी तरह से बात समझ जाती है. मैं इसको डेप्थ में खुद देखना चाह रहा था कि क्या मामला क्या है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साथ मौजूद थे जिस वक्त आजम साहब फरमा ये 4-3 का फैसला है बुनियादी तौर पे. और हम क्यों, अगर रिव्यू में भी जाना तो हम क्यों जाए, ये तो पिटिशन डिसमिस है. तो बहरहाल मैं इसको देख, मैं इस पे अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना चाहता हूँ. मैं ओपिनियन अभी तक मैंने फॉर्म नहीं किया ना मैं, क्योंकि अगर ओपनिंग वर्ड्स पे चले जाएं तो ओपनिंग वर्ड्स जो है ना वो ये है कि 3-2 के साथ जो है ना उन्होंने ये पिटिशन डिसाइड कर दी है. और अगर फुट नोट ये माइनॉरिटी वाले फुट नोट पे जाएं तो लगता है कि 4. तो ये कंफ्यूजन मौजूद है. कंफ्यूजन को मैं देखना चाहता हूँ. रात को आराम से जब ये टीवी प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद जाके देखूंगा कि असल मामला क्या है, क्या इसको ओपनिंग उसके साथ पढ़े या ये फुटनोट वाले हिसाब में पढ़े. लेकिन फुटनोट के अंदर भी तो, फुटनोट में भी तो कामरान मुर्तज़ा साहब ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 2 पहले चले गए थे जजेस, उसके बाद 2 ने जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को डिसोसिएट कर लिया था. तो वो 4 जजेस तो चले गए 9 के अंदर से, तो 5 ही रह गए ना. 2-3 ये जहाँ पे ये कंक्लूड कर रहे हैं ना वहाँ पे 2 लाइनें लास्ट में 2-3 पढ़ी और उसके बाद नीचे जाके पढ़ी जी. तो मैं क्योंकि मेरे मोबाइल पे मैं आपके साथ हूँ तो मैं इसको खोल के आपके साथ नहीं पढ़ सकता. बेसिकली आप उसकी बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने और जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा है एंड पे कि वी देयरफॉर अग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23 फरवरी 23 पास्ड बाय आवर लर्नेड ब्रदर्स. अच्छा, वो अग्री तो कर रहे हैं उससे, लेकिन इस सारे डिसीजन का वो हिस्सा हो सकता है कंसिडरिंग कि वो छोड़ गए, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया. वो पार्ट भी बना रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं अपना ओपिनियन रिजर्व कर रहा हूँ ठीक कि मैं इस ओपिनियन के साथ जाऊं. क्योंकि देखिए 2 बहुत जो ना प्रोमिनेंट लोग जो है, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर, एक ओपिनियन दे रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरा ओपिनियन आ रहा है. तो अपना ओपिनियन फॉर्म कर, वो आपको अगर थोड़ा सा रुक जाएंगे घंटे-2 घंटे तो बेहतर होता है. हम हमें कोई गलत ओपिनियन ना चले. गॉट योर पॉइंट. फैसल चौधरी साहब, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? एक तो फुटनोट मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया, ऊपर से ये जो हुकूमत जिस पॉइंट से ले रही है वो पैरा नंबर 2 है सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदोखेल साहब का जो डिसेंट नोट है उसका. अब इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें मैं कामरान भाई की सहूलियत के लिए भी और आपके देखने वालों की सहूलियत के लिए भी वाज़ेह करते हैं. ये 23 फरवरी का जो ऑर्डर है उसमें जब 9 मेंबर बेंच बनी थी तो उसका एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है. अब वो ज़ाहिर है सारे वकील समझते हैं कि अगर एक मेजॉरिटी का जो नोट होता है उसको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहते हैं, फैसले में वही प्रिवेल करता है. उसमें ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच के लिए भेज दिया गया था उस 9 मेंबर बेंच की तरफ से, जिसमें 4 आपने जिस तरह पहले ऑब्जर्व किया कि 4 जजेस ने खुद को अलहदा कर लिया. अब ये जो फैसला आज आया है ये 5 मेंबर बेंच की जो वो बेंच टूट गई थी 9 में की, तो नया बेंच बना जिसके ये 5 मेंबर जज थे. अब ये जो मामला डिसाइड किया है आज
वो 5 मेंबर जजेस ने किया है। तो प्रिंसिपल यही है कि जो बेंच फैसला करती है स्ट्रेंथ उसकी रीड की जाती है। अगर इसकी इक्वेशन की जाती है पनामा के जो बेंच थी, तो उसमें और इस केस में एक फ़र्क है कि वहाँ पे बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, उसमें वही बेंच थी। 2 मेंबर ने अपना फैसला पहले दे दिया, खोसा साहब और गुलजार साहब ने, और 3 मेंबर ने फिर अपना फैसला बाद में उनके साथ दिया, तो वो फिर मेजॉरिटी के साथ 5-0 डिस्क्वालीफाई हुए नवाज शरीफ साहब। रीजनिंग अलहदा थी। तो ये कंफ्यूजन जो फुट नोट है, फुट नोट बेसिकली जो है ये आजकल इनफैक्ट मंसूर अली शाह साहब ने ये शुरू किया था, वो उस फुट नोट में वो हवाले होते हैं। राइट। तो ये हवाला दिया है, उसका जो पहले नोट्स हैं वो रीड इन नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर वो रीड इन किए जाएं जो प्रीवियस 2 जजेस के फैसले जो कहते हैं, तो फिर वो जो नोट है जिस पे ये सोमोटो इनिशिएट हुआ, तो फिर उन दोनों जजेस का वो नोट और या उनके एडिशनल नोट भी पढ़ने होंगे। राइट, फिर मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये इसमें कोई ऐसी बहस नहीं है, कोई भाग नहीं है आपकी नजर में, ये बड़ा क्लियर है। मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल वो कोई तरीका ढूंढ रहे हैं आपकी नजर में, ठीक है। अच्छा, हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये भी इसका जी 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 कंप्लीट कर लें। मैंने कहा कि दूसरा इसमें जो गवर्नमेंट है उसका इलेक्शन में लेना देना कुछ नहीं होता। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया है। और जो हुकूमतें हैं या जो मामलात हैं, इलेक्शन कराना आइन के तहत जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उनको जो डायरेक्शंस दी गई हैं मेरी इत्तला के मुताबिक वो इस पर मनोयन अमल कर रहे हैं और मुशावरत के बाद डेट दे रहे हैं। ये खुशाइंद बात है। सही। अच्छा, ये आपने इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर दी है, तो आर्टिकल 218, 219 ये बड़ा वाजे है कि इलेक्शन कमीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच हामिद खान साहब फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा हामिद खान साहब, वैसे तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें तो उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और किस तरीके से सारी एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने मुकर्ररा टाइम के अंदर इंतखाबात कराने के लिए उसको सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया आज सुबह, उसके बाद और ज्यादा क्लैरिटी हो गई। लेकिन मसला ये है कि अब भी जब आजम नज़ीर ताड़ा साहब और अटॉर्नी जनरल आते हैं बाहर सुप्रीम कोर्ट से और मीडिया से बात करते हैं, तो वो एक तो रेफरेंस देते हैं डिसेंट नोट के पैरा नंबर 2 का, दूसरा वो कहते हैं कि जी इंतखाबात के लिए और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम लोगों को पूरे करने हैं। और इसको जरा जोड़ के देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी लेटर आ गया था, जिन्होंने आरओज प्रोवाइड करने हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग अभी इंतखाबात नहीं करा सकते हैं, हुकूमत कह रही है हम पैसे नहीं दे सकते हैं। तो इसके अंदर फिर वो पेज नंबर 14 आ जाता है, सॉरी पैरा नंबर 14 आ जाता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो फिर उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। तो आपके ख्याल में हुकूमत क्या इसको पूरा पूरा इस्तेमाल करेगी हामिद खान साहब, या आपको भी इंतखाबात टाइम पर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि टाइम पर इंतखाबात कराने के लिए ईसीपी पूरी कोशिश कर रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने कोई ऐसी बात नहीं कही, वो साथ खड़ा नजर आ रहा है, उसने कोई ऐसी बात नहीं कही कि ये 4-3 है। वो सिर्फ साठ ने बात की है, जो कि बिल्कुल गलत है कानून के मुताबिक भी, और जो फैसला उसके खिलाफ भी है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये तौहीन अदालत है। तौहीन 5 मेंबर बेंच थी और उसने 3-2 फैसला किया। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि आया इसको डिले हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने सामने रखा है शेड्यूल जो होता है इलेक्शन का, वो 56 दिन पे मुश्तमिल होता है। उसके लिए अगर कोई 6-8 दिन ऊपर जाना पड़ जाए तो कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। ये नहीं कहा कि आप डिले पे डिले किए चले जाए। उनका मकसद ये है कि अब जो वक्त रह गया है, मतलब अगर 50 दिन रह गए हैं, वो उससे भी कम रह गए हैं, तो फिर अगर 56 दिन का शेड्यूल जाना है तो आप 6 दिन तक आगे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन हामिद खान साहब यहाँ ये 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन कितने होने चाहिए, ये क्लैरिटी अब कैसे लें? क्योंकि इतनी वाजे आइन के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद भी वी नीडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ तो हमें डेज तो नहीं बताए गए, तो फिर इसको किस तरीके से हम देखेंगे कि कितने डेज तक हुकूमत डिले कर सकेगी?
नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं है, बड़ी वाज़ेह है। 8 से दिन काउंट होंगे जो शेड्यूल देने के दिन है, उसके मुताबिक आप फॉर्म लगा लें। जो नेसेसरी शेड्यूल होता है जो हर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में होता है, वो शेड्यूल को आप कैलकुलेट कर दें और देखें कि 90 दिन जो पूरे होते हैं दोनों केसेस में, वो किस दिन खत्म होते हैं और उसमें कितने दिन और ऐड हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकते कि आप इस बहाने 1 महीना कर दें या 2 महीने कर लें, ये नहीं हो सकता। राइट राइट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए भी बन गई है हामिद खान साहब बिकॉज 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का मतलब ये है कि पंजाब और केपीके के इंतखाबात अलग होंगे और बाकी सारे इंतखाबात अलग होंगे। अब एक और जवाब उठाकर हुकूमत सामने लेकर आई, ये भी आजम नज़ीर ताड़ साहब ने सामने रखा है कि सेंसस होने हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हल्का बंदियां आबादी के लिहाज से होती हैं, रकबे के लिहाज से नहीं होती हैं, तो वो सेंसस तो पुराना हो गया। अब हम लोगों को नई मरदमशुमारी की ज़रूरत है। जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होगी तो हल्का बंदियां ही गलत होंगी और उसके बाद फिर ये इशू बनेगा कि जी देखें इंतखाबात सही पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हुए हैं, तो इसलिए पहले हमें वो काम भी करना होगा। तो क्या ये जवाब बन सकता है हामिद खान साहब किसी डिले का? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं डिले करने के। सेंसस जो आइन में लिखा है, जो लास्ट सेंसस होता है वही सेंसस होता है। नया सेंसस कराना जरूरी नहीं, नया सेंसस कराना जरूरी है, लेकिन अब जब वो नए सेंसस के रिजल्ट आएंगे तो जो अगले इलेक्शन उसके बाद होंगे वो उसके मुताबिक होंगे। लेकिन अगर इस वक्त नहीं है सेंसस कराने का और आइन की एक जिम्मेदारी है कितने दिन में इलेक्शन कराना है, तो फिर पुराने सेंसस पर ही होगा। राइट, सो ये क्लियर है। अच्छा, आजम नज़ीर ताड़ साहब ने टू बी प्रिसाइज क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिएगा। जी, आज के इस फैसले पे हमारी जो ओपिनियन और राय ये है कि ये 4-3 का फैसला है। 4-3 की वजह से ये मामला अब हाई कोर्ट्स में डिसाइड हो। आज पंजाब में आप इलेक्शंस करा रहे हैं सेंसस से पहले, कौमी असम्बली जाएगी सेंसस के बाद अक्टूबर में, तो ये एक तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा कि जहाँ पे आबादी का तनासुब कम या ज़्यादा हो गया, वहाँ पे कौमी असम्बली की सीटें और तनासुब में फ़र्क पड़ेगा। सूबे के एक एक हलके के ऊपर सारी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। आज 2 सूबों में सियासी हुकूमतें कायम हो जाएंगी। कोई आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देगा, ना देता है कि उन हुकूमतों को कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत हो सकता है किसी और जमात की हो। सर, ये तमाशा चलता रहेगा। 8 महीने हम इस प्रोसेस में रहेंगे और फिर उंगलियाँ उठेंगी। इसलिए लेट इलेक्शन कमीशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स डिसाइड। हामिद खान साहब, ये तमाशा चलता रहेगा, 8 महीने तक कॉम्प्लिकेशंस चलती रहेंगी, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा हामिद खान साहब? अच्छा, आई थिंक वी हैव सम ऑडियो इशू। कामरान मुर्तजा साहब, अब ये सेंसस की बात करना और स्पेशली कहना कि तनासुब या वो पॉपुलेशन जो नेशनल असेंबली की अंडर न्यू सेंसस अलग होगी और जो प्रोविंशियल असेंबलीज की डिमार्केशन या डीलिमिटेशन होगी वो अलग होगी, कंसिडरिंग कि वो सेंसस से पहले हुई होगी, तो इसके अंदर जो इम्बैलेंस आएगा वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने के और भी तरीके, इंतखाबात जल्दी करा देना, इसको थोड़ा सा डिले कर लें, दूसरे इंतखाबात को जल्दी कर लें, कुछ ऐसे तरीके भी सोचे जा रहे हैं या अभी इस तरीके की तरफ कोई हुकूमत का कोई काम नहीं? कामरान साहब है कि बेसिकली जी, ये ऑब्जेक्शन जो है बेसिकली हमने कहा था कि बीइंग पॉलिटिकल पार्टी हमको कोई एतराज नहीं है कि इलेक्शन कब होते हैं और हम इस बात पे भी जो बिलीव नहीं करते कि इंडेफिनिट पीरियड तक केयर टेकर सेटअप चले, मगर 2 ऐसे इश्यूज हैं कि हमने इन राइटिंग हमने स्टैंड लिया था, 2 ऐसे इश्यूज हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना चाहिए। उन 2 इश्यूज में ये है कि स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जो इलेक्शन होंगे वो केयर टेकर सेटअप में होंगे इस वक्त भी और अक्टूबर वाले में भी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आधा तीतर आधा बटेर है, यानी 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप है और बाकी सियासी गवर्नमेंट्स हैं। और इस वक्त तो शायद हमें इस वक्त प्रेजुडिस काज ना हो रहा हो, मगर प्रेजुडिस जो है ना वो कल शायद मुमकिन तौर पर काज हो भी सके कि जब अक्टूबर का इलेक्शन हो, तो उसका जो है ना जवाब दीजिए कि ये स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो केयर टेकर के हवाले से है क्या वो डिस्टर्ब हो रही है या नहीं इस इलेक्शन में। दूसरा हमने क्वेश्चन ये रेज किया था कि ये सेंसस की बात हम किसी और सेंस में कर रहे थे कि आधे पाकिस्तान में सेंसस पुरानी सेंसस पे इलेक्शन होंगे और आधे पाकिस्तान में नए सेंसस पे, और सेंसस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 20 फरवरी को। तो इन 2 को जो आप रिजॉल्व करिए, मगर इसके साथ साथ हमको इलेक्शन की
कोई भी उसमें वो हो, हमको कोई इस पे इशू नहीं है। तो हमारी इसमें सजेशन ये थी कि इसमें बैठ के इस मामले को रिजॉल्व करें। मेरी फैसल से भी इस हवाले से कुछ थोड़ी सी बात हुई थी, और फिर कोई जो मतलब जो बड़े स्टेक होल्डर हैं शायद उनका को नहीं है, मगर आप इसको 10 दफा भी सोचिए तो जब तक बैठेंगे नहीं मामला तब तक सेटल नहीं शायद होगा। हल नहीं होगा। दिस इज दोनों एक्चुअली तरफ अ की ये वेरी प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां आगे जाके बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। फैसल चौधरी से आपकी क्या बात हुई थी फैसल साहब, वो मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फैसल चौधरी साहब से पूछेंगे कि एक तो कामरान मुर्तज़ा साहब से उनकी क्या डिस्कशन हुई थी, सेकेंडली इस मामले का, इस कॉम्प्लिकेशन का उनको क्या हल नजर आता है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि अगर तो सेंसेस नए सेंसेस के हिसाब से नहीं होती ये वाला इंतखाब, तो फिर नेशनल असेंबली के और इसके इंतखाबात के अंदर जो हल्के होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, वो डिफरेंट होंगी। फैसल चौधरी साहब, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, आप फरमा रहे थे कि हल्का बंदियां वगैरह जो भी डीलिमिटेशंस होनी थी, कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी थी, बन चुकी हैं। इज दैट करेक्ट? जी हाँ, उसका एक नोटिफिकेशन भी 5 अगस्त 2022 को हो चुका है, और उसमें फाटा मर्जर के बाद जो है पाकिस्तान की जो सीट्स हैं नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की, वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, और वो उनके तहत जो है ये इलेक्शंस जो हैं प्रोविंसेस में होंगे। जब नया सेंसस अभी वो शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है, अभी कंक्लूड होगा, ये बात भी कल वैसे वहाँ पे की गई थी। तो उसमें जो मंदो खैल साहब ने ये कहा कि नया जो सेंसस है वो तो जब आएगा तो तब देखेंगे, अब तो जो भी इलेक्शन होनी है वो मौजूदा सेंसस में होनी है। तो इसका जवाब कल जस्टिस मंदो खैल दे चुके हैं अपने बेंच के सामने। गालिबन फारूक नायक साहब ने ये नुक्ता उठाया था, लेकिन ये जो नुक्ता है इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मैंने आपको दोबारा अर्ज कर देता हूँ, और द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, हुकूमत का इलेक्शन कराने से कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आर्टिकल 218(3) में 218 सब आर्टिकल 3 में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ही इलेक्शन कराने का मैंडेट है। अगर एक चीज़ हुई नहीं, अभी तक कंक्लूड भी नहीं हुई, तो आप प्रजम्पशन के ऊपर तो इलेक्शन नहीं रोक के बैठ सकते। यानी कल हम ये कहें कि कल हो सकता है ज़लज़ला आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या हम घर से निकलना बंद कर देंगे? ये तो नहीं हो सकता। दूसरी आप देखें कि पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ सिचुएशन है, मुझे तो समझ नहीं आता। आप रोज़ाना प्रोग्राम करती हैं, मैं कोर्ट जाता हूँ, सारे अपना रूटीन के मामला चल रहे हैं, और मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं पे ऐसी एक लाइन दी जा रही है किसी एक ख़ास मकसद के लिए। कुछ लोग जो हैं वो ये बात करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसको आप ये कहें कि बहुत अलार्मिंग है। क्या 2008 और 2013 से ज़्यादा बद हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के? नहीं, बहुत इम्प्रूव किया है हमारी फ़ौज ने भी, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी बहुत अच्छा काम करके। आप देखिए कि हर मामला जो है वो उसके ऊपर मामला ठीक चल रहा है। कोई ऐसा जो है पाकिस्तान में सूरत हाल नहीं है कि इलेक्शन जो है मज़ीद डिले हो सके। इनफैक्ट इलेक्शन इसका हाल है, इलेक्शन के बगैर आप जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बगैर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। अभी हालात आज के जो तमाम मेजर जो इंग्लिश और मौकर आपके डेली न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि IMF ने फिर आपको जो है वो चेंज कर दी हैं, और फिर वो आपकी किस्त रिलीज नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जो 98 के अंदर हिसाब हो रहा था फैसल चौधरी साहब, एक बार फिर वही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, अब एक तो बकौल एक अनिका विद योर परमिशन जस्ट वन सेंटेंस। जी जी 98 में लास्ट सेंसस 97 में पाकिस्तान का हुआ था, जो 6 सेंसस जो हुआ था ये मर्दमशुमारी 97 में। उसके बाद 2002 के, 2008 के, 2013 के इलेक्शन, 3 इलेक्शन उसी मर्दमशुमारी पे हुए थे। हालांकि लॉ के मुताबिक 10 साल के बाद मर्दमशुमारी कराना ज़रूरी है,
Right. लेकिन जो इलेक्शन पाकिस्तान में ये भी तारीख है कि 97 से 2018 तक 4 इलेक्शन उसके ऊपर हुई हैं। बाय इलेक्शंस वगैरह डालें तो फिर ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है। वो इंडीड। और अब जो इंतखाबात के लिए सेंसस स्टार्ट हुए हैं वो 20th को इन्यूमरेशन का जो पोर्टल था वो तो खुल चुका है और 1 से लेकर 1 अप्रैल तक, 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक उसकी बेसिकली तारीख है। कामरान साहब, एक सेंसस का मामला, फाइनेंसेस का मामला, नफरी का मामला, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। इसको हल करना है क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220 इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है एग्जीक्यूटिव ने, और एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली उसका हिस्सा आप भी हैं। अब वो कैसे करेंगे, ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे, आपसे जवाब देंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कामरान मिर्जा साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़े गई थी। आर्टिकल 220 ये कहता है कि जी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द ईसीपी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस। अब वो वाला सवाल कामरान मुर्तज़ा साहब के कराने चाहिए इंतखाबात, पैसे हैं या नहीं है, सेंसस होना है, इसके इंतखाबात को किस तरीके से डील करना चाहिए, वो सारे सवाल इस सेंस में ख़त्म नहीं हो जाते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया है और वर्डिक्ट के बाद अगर ये बात फिर भी पूरी नहीं होती तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनेगा? कामरान साहब बिल्कुल। अब देखिए, दो चीज़ों का आप लाफ लैंड कह सकते हैं। एक तो पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐसा फैसला जो रिव्यू ना हुआ हो, जिसका जो फाइनल हो जाए। तो जब फाइनल हो गया तो उसको वो लॉ ऑफ लैंड है, उसको मानना पड़ेगा। किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा वो तो मानना पड़ेगा, उसमें तो कोई इसकी कोई दूसरी राय है ही नहीं है। और उसके बाद ये भी नहीं कहा जा सकता शायद कि जी उसके लिए पैसे नहीं है या उसके लिए कोई और चीज़ नहीं है। बाकी अल्लाह रहम करे कि मामला ठीक रहें, मगर जो है ना वो फैसले जो है वो बाइंडिंग होते हैं। राइट। लेकिन कामरान मिर्जा साहब, अब ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे, आपके इत्तेहादी JUI तो पहले दिन से कह रही है इंतखाबात करा दें, उनको तो पहले दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी PMLN और पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा दें। तो रुकावट किधर आती है? इंतखाबात ना कराने के लिए आज से जवाब देना क्यों शुरू कर दिए गए हैं लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से? नहीं, इनफैक्ट ये बात भी नहीं है, बात शायद कहीं और है। अच्छा। ये दरमियान में भी शायद ऐसा सोचा गया था कि कहीं ना कहीं पे इलेक्शन यानी कम से कम जो है ना वो बाकी असेंबली भी तोड़ दे, मेरा ख्याल है। मैं इस बात को कंफर्म नहीं करता, मगर ऐसा शायद सोचा गया था, कहीं पे ये सोच थी। और शायद इसके लिए जो मैंने सुना है कि वो कोई ऐसी बात जो है ना वो काफ़ी मेच्योर भी हुई थी, मगर बाद में इस बात पे ख़त्म हो गई कि जी वो तो फिर इसका क्रेडिट जो है ना वो फलां साहब लेंगे। तो वो कोई ऐसी जो है ना वो इलेक्शन कराने से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं भागती है। मेरा ख्याल है कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, इवन नून को भी नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी नहीं है, हमको भी नहीं है। वो बात तो शायद मुमकिन है कि कहीं पे क्रेडिट की हो, मुमकिन है बात जो है ना वो किसी और बात की हो, शायद कहीं और पे किसी और जगह पे जो है ना वो इलेक्शन ना होना चाह रहा हो। तो हमको कम से कम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखें 2 सीटें ऊपर आ जाएंगी या 2 सीटें नीचे जाएंगी, सबको अपने अपनी जगह पे मालूम है। खाली आपके कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन किस जगह पे था। अगर कैंडिडेट का दुरुस्त चुनाव होगा तो वो जो हल्के जो हमारे हैं वो हमको मिलेंगे और जो हल्के हमारे नहीं हैं वो हमको नहीं मिलेंगे। बस इसी तरह से होगा, एक आध हल्का ऊपर नीचे हो जाएगा, खुद अंदाजा तो ठीक क्या होता है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कामरान साहब के 90 डेज के अंदर अंदर हुकूमत ECP को सपोर्ट करेगी और ECP इंतखाबात करा सकेगा? शुड वी एक्सपेक्ट? ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अनलेस कि उसको खुद सुप्रीम कोर्ट कहीं आल्टर करे, वो बाइंडिंग है। और अगर वो बाइंडिंग है तो उसको किसी को भी उसको उससे जो ना वो कोई राह फरार नहीं है, वो उसको मानना होता है। गॉट योर पॉइंट। फैसल चौधरी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, अब आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? क्या इसके खिलाफ एक रिव्यू के लिए जाएगी हुकूमत, आपको ऐसा लग रहा है? और अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो कोई मामला आगे हुकूमत के लिए आसान होता हुआ देख रहे हैं? रिव्यू तो फाइल कर सकते हैं, वो उनका हक है, वो तो कोई पार्टी जो है वो कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होता हुआ मैं देखता हूँ, और मुझे आइन और कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए भी।
ये बात सवाल उठना कि इलेक्शन होंगे या नहीं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, ये काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इसको डिस्करेज करना चाहिए तमाम लोगों को। और अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर पाकिस्तान जो है वो मज़ीद नीचे जाएगा और पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि किसी सूरत भी पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इसके सब स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा। अब कामरान भाई ने ये बात कर दी है कि किसी और जगह से इलेक्शन कराने की शायद ना कराने की कोई सही हो रही है, बाकी तो शायद सारे तैयार ही हो जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर और कौन होगा। और उनको होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन हारने के खतरे से इलेक्शन से नहीं भागा करती, तो इस चीज़ के ऊपर तो अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मैं होता हुआ देख रहा हूँ। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। राइट, फैसल चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच। कामरान मुर्तज़ा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इससे पहले हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ अदालतों के फैसलों को इतना ज़्यादा फॉलो ना होते हुए देखने की वजह से अब ये सवाल उठने लग गया कि फॉलो होगा या नहीं होगा, मनोअन तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस मामले के ऊपर कोई इबाम पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हर शख्स अदालत के बड़े क्लियर फैसले को भी अपने तरीके से अपनी मंतक के हिसाब से इंटरप्रेट करता है, वो जो हमें आज भी नजर आया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्या रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।